आपको देखने को मिल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हम 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, बट इन बीएससी हमें इसको एक पूरे प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक लाइक इट्स स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, expected learning outcomes, earlier atomic models, डेल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल एंड ये ऑल जितने भी हैं ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इग्नू बीएससी क्लास का पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। हाँ, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यू विल सी दैट we will discuss one block atom, ठीक है। Like atomic structure consists some of the unit which is Bohr's theory and the behavior of radiations, quantum mechanical approaches, hydrogen atom and electronic configuration of electrons, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमको 5 यूनिट देखने को मिल रही हैं और ये एक पूरा टॉपिक है कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो हम देखते हैं, वैसे तो हम पढ़ के आए हैं 11th 12th में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बट अगर हम इन द टर्म ऑफ बीएससी देखें तो बेसिकली हमें दिखाए गए हैं, आपको आप देखने को देख रहे होंगे, एक पिंक, एक ग्रीन, ब्लू है एंड एक रेड है। दे आर ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड बी जो ब्लैक से है ये हमारा न्यूक्लियस पार्टिकल है। सो इनका बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वहां हमारे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म होते हैं जो कि हम इस पूरे ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। यस, सो दिस इज यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4। मैंने आपको बता दिया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4, 5 में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। अब यूनिट 1 में हमारा टॉपिक है बोर्स थ्योरी। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन है, कैसा हमारे डेल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड ने क्या क्या मॉडल दिए हैं। बेसिकली बच्चे 11th 12th में सब पढ़ के आए हैं, बट नाउ इट्स अ सब्जेक्ट, सो वी कैन डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। नेक्स्ट है बोर्स एटम मॉडल्स, इसके हम रेडियस की कैलकुलेशन कैसे है ये देखेंगे। उसके बाद है हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रम कैसा बोर्स थ्योरी शो कर रहा है, क्या क्या हमारे एनालिसिस हैं या फिर क्या क्या लिमिटेशंस हैं बोर्स थ्योरी की। हम बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, जो कि ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी समरी क्या है, इसके क्या क्या टर्मिनल क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग ने अगर 11th 12th में देखा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल एंड द ऑल और द स्ट्रक्चर्स आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे हमारे एटॉमिक मॉडल्स को हमारे अलग अलग जितने भी डेल्टन है, रदरफोर्ड है, इन सब ने कैसे डिस्कस किया है, मीन्स कैसे मॉडल्स को प्रपोज किया है। तो वो हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। हमने एक चीज और देखी है, जो हमारा बोर मॉडल था जो प्रपोज किया गया था उसमें उन्होंने हमें रेडियस भी बताई गई थी कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन निकालनी है, रेडियस कैलकुलेट करना हमें पता चलेगा। हमें कैसे कैसे बोर्स थ्योरी के अलग अलग तरीके से जो मेथड्स थे, जैसे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या बोर्स थ्योरी बता रहा है, ये सब हम इसमें मॉडल में देखेंगे जो कि किसने प्रपोज किया है, बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स में अगर हम देख रहे हैं तो कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आप देखने को, अगर आपको शो हो रहा होगा तो आप देख रहे होंगे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आउट ऑर्बिट। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली हमारे छोटे छोटे से टॉपिक है जो हम 11th 12th पढ़ चुके हैं, बट इन बीएससी हमको इसको डीप मैं थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्कस करूंगी। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो हमारा 3 बेस पर हम पढ़ेंगे विच इज डेल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। ये तीनों ही अपने अपने मॉडल्स को बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ पोस्टुलेट्स, मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही कि पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। क्या क्या एक्सप्रेशंस होती हैं जो हम रेडियस मतलब कोई भी एटम का निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या फिर कोई भी अदर एटम की जो भी रेडियस निकालते हैं वो कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। क्या क्या जो लिमिटेशंस होंगी थ्योरी के, उनके एडवांटेज क्या क्या हैं वो देखेंगे। अर्लियर एटॉमिक मॉडल, तो अर्लियर एटॉमिक मॉडल में 3 चीज को डिफरेंशिएट किया गया था, मतलब 3 मॉडल्स को डिफरेंशिएट किया था विच इज डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। आप अगर पढ़ के आए होंगे 11th 12th में, आपको ये तीनों ही पता होंगे, थोड़े थोड़े सबको पता होंगे। बट अगर हम देखते हैं हमारा डेल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल में, तो इसमें हमारे एटम की बात की है। सो एटम को बेसिकली हम पढ़ के आते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। सो इन्होंने क्या किया, जो थॉमसन, रदरफोर्ड और डाल्टन, ये तीनों लोगों ने मॉडल को प्रपोज किया है किस विद रिस्पेक्ट पे एटम के, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे सब डिवीजन करी गई हैं, फिर उन डिवीजन को कैसे पोस्टुलेट किया
ठीक है, हर चीज इन्होंने एक क्लियर फॉर्म में बताया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेल्टन। तो डेल्टन 1808 में क्या बोल रहे थे, इन्होंने ये बोला था कि जैसे भी हम कोई भी बहुत से लॉ हम पढ़ के आए हैं, बहुत से लॉ पढ़े होंगे हमने 11th 12th में, तो इन्होंने हमारे कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन पे लॉ बताए हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि जो मैटर है उसको हम स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स में कंपोज कर सकते हैं, तो वो हमारा एटम कहलाता है। जो एटम होते हैं उसमें हमारे कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने 11th में अब सेम नंबर और सेम मास पढ़ा होगा, सो ये टॉपिक आप तुरंत कैच करेंगे। फिर है द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ये भी हमें पता है कि जो डिफरेंट एटम होता है उसमें उसका डिफरेंट मास भी होता है और डिफरेंट एलिमेंट भी होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। और ये भी हमने देखा है कि अब पढ़ के आते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हमारा जो एनर्जी का बेसिकली जो पैटर्न होता है वो क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है वन बॉडी टू अनदर। तो ये भी हम पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी में इन अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो एटम होता है वो एक इनडिविजिबल यूनिट्स होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या किया था, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिवाइड किए थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक मॉडल आप देख रहे हैं पिक्चर में, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने इसमें क्या बोला था कि 1904 में ये मॉडल प्रपोज हुआ था जिसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। इसमें इन्होंने ये बोला है कि इसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि क्या करते थे, हमारे मॉडल के चारों तरफ सराउंडेड रहते थे और बाहर एक पॉजिटिव चार्ज एक्सिक्यूट होता था जो क्या कहता था, जिसका नाम इस वजह से इन्होंने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया। अब थॉमसन ने इसको बताया था, इस वजह से इसका नाम थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पूरा रखा गया। अ, हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इस मॉडल में सबसे बड़ी चीज़ हमने एक इम्पोर्टेंट जो देखा है वो ये देखा है कि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो पॉजिटिव चार्ज के साथ एम्बेडेड हो रहे थे और उसी को हम पुडिंग कहते हैं। प्लम पुडिंग मीन्स यही होता है कि हमारे जो नेगेटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्फीयर में एम्बेडेड हो जाए, एंड दैट्स कॉल्ड अ प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि हम इस मॉडल में देखेंगे। एक और मॉडल था जो कि क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पाया था क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं था, जिसका नाम था गीगर एंड मार्सडेन, जिन्होंने 1909 में दिया था। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं गोल्ड फॉइल थिन के, मतलब इनका बेसिकली कहने का सेंस ये था कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, गोल्ड फॉइल थिन के वजह से। जब अभी आप डायग्राम देखेंगे देन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको ये देखिए, मैंने भी बताया था गीगार एंड मार्सडेन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। आई थिंक 11th 12th में नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है जो बच्चे आईसीएसई बोल रही है वो ये पढ़ के आए हैं टॉपिक। इसमें इन्होंने ये बोला था कि एक थिन गोल्ड फॉइल अगर है तो उसके चारों तरफ अगर हम कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखते हैं तो वहां पर हमें पार्टिकल का डिफ्लेक्शन शो होगा। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि ये है हमारे जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। वो किसने दिया था, गिरगर एंड मार्टसन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए इनका नाम ही रख दिया गया था गीगर एंड मार्टसन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें इन्होंने जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल था उसको कंपेयर किया था किससे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। बट आपको तो पता ही है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट वो हमारा एक गोल्ड फॉइल थिन पर था और एक जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल है वो हमारे एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन पे था। नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल मैंने भी बताया कि ये डिफ्लेक्टेड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। इनका कहने का मतलब ये है अगर हम गोल्ड फॉइल थिन रख रहे थे जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, तो वो डिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा था, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था, हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। बट इट मीन्स ये नहीं हम कह सकते कि वहां पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रहा है। देखिए स्कैटरिंग का मीन्स अलग होता है एंड डिफ्लेक्शन का मीन्स अलग होता है। स्कैटरिंग इट मीन्स फैलना। अगर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो हम इसमें स्कैटरिंग देखेंगे, बट अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को देखेंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे, वहां पर हम बेसिकली डिफ्लेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम। डायग्राम आप देख रहे होंगे, जैसे कि ए में लिखा है ऑब्जर्व रिजल्ट एंड बी में लिखा है एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने पहले ये बोला है कि जब हमारी रेस पास हुई ऑन द पाथ तो हमने क्या देखा, कुछ रेस तो हमारी स्ट्रेट लाइन में चली गई बट कुछ जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। बट जब इन्होंने एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब इन्होंने जो चीजें पाथ को दी, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल्स पे कुछ रेस को पास कराया तो इन्होंने वहां पे क्या देखा कि कोई भी जो रेस थी वो बैकवर्ड नहीं आई। तो इट मीन्स हमने अभी आपको यही बताया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉट स्कैटरिंग हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिख रहे हैं, कुछ आपको डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं और कुछ कुछ पाथ ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स जो कि सीधे जा रहे हैं, जो डिफ्लेक्शन भी नहीं शो कर रहे हैं।
अब हम रदरफोर्ड की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड के बारे में इन्होंने बताया कि ये एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की इन्होंने बात की थी। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी न्यूक्लियर मॉडल होता है, उसको जैसे जो हमारा एटॉमिक मॉडल था, वो हम बोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। बट इसका जो हमारे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने रदरफोर्ड की बात की थी। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को शो कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज़ होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है, वो प्रॉपर होता है। मतलब कभी-कभी हमें स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, बट वहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, रेज़ डिफ्लेक्टेड होती हैं। सो इट शोज़ अ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें हमारा क्या शो हो रहा है, लार्जर डिफ्लेक्शन ऑफ अ अल्फा पार्टिकल व्हिच पास वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस एज़ कंपेयर टू दोज़ व्हिच पास एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें, तो आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि हमने रेज़ पास कराई हैं, कुछ रेज़ थी जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया है, कुछ ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया है, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया है। तो इट मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मैंने अभी आपको गोल्ड फॉइल का एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर गोल्ड फॉइल होगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? वहाँ पे लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी, वहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ हमारे जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो हमारे टर्न बैक हो रहे हैं जिनमें भी, वहाँ पर ये शो हो रहा है कि वहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ-कुछ डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, जो कि हमारा डिफ्लेक्शन हो भी रहा है। तो बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ एटम ऑफ अ गोल्ड फॉइल, ओके? सो इसमें यही शो करा गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें तो ये तो सब बच्चे ही जानते होंगे 11th के भी और 12th के भी कि हमारी एक ऑर्बिट होती है जिसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं और सेंटर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे ऑर्बिट की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिवॉल्व कराता है। तो इट्स अ वेरी इजी मॉडल। आप मतलब एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, तो इसमें थोड़ा-सा इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी बात करा है क्योंकि सब कुछ एक-दूसरे से कोरिलेट करता है। इन्होंने ये बोला है कि जैसे-जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, कुछ एमिट होती है, कुछ रेडिएशन एमिट होती है। उसमें हमारी कुछ एनर्जी लॉस भी होती है और कुछ गेन भी होती है। तो इट मीन्स इन्होंने ये कहा है कि कई-कई बार हमारे कुछ एटम्स होते हैं, वो कोलैप्स भी कर जाते हैं, जो कि हमें भी फिगर में देखने को मिलेगा आगे। हाँ, सो इट इज़ द स्पाइरल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आपको कई-कई बार कुछ एटम्स का कोलैप्सन भी देखने को मिलेगा, कुछ-कुछ में आपको सिर्फ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व करेंगे एंड द ब्लैक लाइन इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट हमारा है जैसे व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मॉडल। अब मैंने अभी आपको थॉमसन भी बताया है और रदरफोर्ड भी बताया है। तो अगर बेसिकली डिफरेंस पूछ लें एटॉमिक मॉडल ऑफ प्रपोज्ड थॉमसन एंड रदरफोर्ड, तो आप इज़िली बता सकते हैं कि रदरफोर्ड में बेसिकली हम किसका अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं जहाँ डिफ्लेक्शन शो होता है। थॉमसन में हमने अभी पढ़ा है प्लम पुडिंग मॉडल, तो आप इज़िली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी टफ टॉपिक। नेक्स्ट बोर्स एटम मॉडल। अब हम लोग देखिए बोर्स एटम मॉडल हम लोग ने अभी पहला टॉपिक ही पढ़ा है हमारा बोर्स थ्योरी, तो ये उसी से कोरिलेट है। हमारे जो बोर्स है उनका पूरा नाम था नील्स बोर, जिन्होंने 1913 में हमारा एटम मॉडल जो था उसको सजेस्ट किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि अगर हम बोर्स थ्योरी के बारे में देखें तो उसमें हमको इन्होंने ये देखने को मिला था, इन्होंने बोला था कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट पे एग्जिस्ट करता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिस वजह से वो उस एनर्जी के साथ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ईच ऑर्बिट जितनी भी वो जो ऑर्बिट होती उसको इन्होंने स्टेशनरी स्टेट कह दिया था। क्यों स्टेशनरी स्टेट कह दिया था? जैसे अगर हमें कहीं मूव करना है तो हमें उसके लिए एक क्या चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना? एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ऑर्बिट पे एक एंगुलर मोमेंटम मतलब एक डेफिनिट प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम एनर्जी चाहिए होती है जिसको इन्होंने स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया है। दूसरा इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज अलाउड, और इन्होंने ये भी बोला है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कभी भी रेडिएट नहीं करते हैं जब तक उन्हें ऑर्बिट में अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट हमारी जो ऑर्बिट होती है जिसमें हम अभी हमने बात किया जो कि डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम जिस पे होता है, जिसको इन्होंने क्या दिया है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ये इसका फॉर्मूला है। कई बार बच्चों से ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते भी हैं तो उनमें भी पूछ लेते हैं कि व्हाट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट या ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद करना होगा कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ये हमारा बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है। इसमें हमारा जो m होता है वो मास होता है, v हमारा वेलोसिटी होता है
और r हमारा रेडियस होता है। और ये पूरा हम क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं इंटीजर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में के एलिमेंट शेल हैं, ये चारों ही शेल जो होती हैं वो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को डिटरमाइन करती हैं और इसीलिए इनका नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। आपने 4 क्वांटम नंबर भी पढ़े होंगे, प्रिंसिपल, अजीमुथल, राइट, स्पिन, तो ये सब उसी से कोरिलेट है, बट इस टॉपिक में वी विल डिस्कस ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट में इन्होंने ये बोला है कि जैसे कि द क्वांटम थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक इन 1900 वाज अप्लाई। अब इन्होंने बोला, मैंने भी बताया था, नील बोर्स ने हमारे मॉडल ऑफ एटम्स को बताया था कि ये हमारा जो मॉडल ऑफ एटम है ये नील बोर्स ने दिया था इन 19 में। जो भी अब ये सन है वो आप याद कर सकते हैं, वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है। सबसे पहले बस जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नील्स बोर ने क्या सजेस्ट किया था, सो विच इज एटॉमिक मॉडल। अब इन्होंने एक चीज और बताई थी कि जैसे जैसे हम अगर ऑर्बिट्स को देखें तो हमारे ऑर्बिट्स में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को हमें मिलती हैं जहां पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है। अब हम अगर ऑर्बिट देखते हैं तो किसी में एक हमारा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, किसी में दो होते हैं। तो इट मीन्स इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो एमिशन की हो और चाहे वो एब्जॉर्प्शन की हो, वो हमारी किस पे रिलेट करती है, वो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन पे रिलेट करती है। इसीलिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, डेल्टा इज इक्वल्स टू एच वी इज इक्वल्स टू एस सी वी बार। मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि इसमें ये जो फॉर्मूला है ये एक इक्वेशन फॉर्म कर रही है प्रॉपर, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हम कभी भी रेडियस कोई भी ऑर्बिट की कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग होती है वो हमारी किस पर बेस्ड होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस पे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमने देखा था कि जो हमारा बोर मॉडल था उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों तरफ कुछ चार्ज रिवॉल्व करते हैं, ये तो सबको ही पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो जो हमारी ऑर्बिट होती है जिसको इन्होंने क्या कहा था, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा था। तो उसी की रेडियस निकालने के लिए इन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताई है जो कि हम अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट, आप ये डायग्राम देख रहे होंगे जो कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का डायग्राम है, जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि बाहर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी, और अंदर सेंटर हमारा न्यूक्लियस है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आती है कि ये बताइए कि कैसे हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर अटेनिंग मैकेनिकल स्टेबिलिटी। अब इसमें इन्होंने बताया कि ये कैसे हम चेक करेंगे। देखिए हमारी जो आउटर फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं एफ ए से। और एफ सी जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो जो आउटवर्ड फोर्स होती है और जो इनवर्ड फोर्स होती है उन दोनों को एक इक्वेशन फॉर्म करी है अपोजिट डायरेक्शन के फॉर्म में, which is FA is equals to minus FC. Okay, so the negative sign जो शो कर रहा है वो बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जो भी साइन है हमारा, जैसे नेगेटिव साइन है तो वो ये शो कर रहा है कि वहां पे अपोजिशन हो रहा है, मतलब कि जो भी रेज हैं या जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से अपोज कर रहे हैं। इसीलिए हमारी कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो हमारी जो न्यूक्लियस होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे क्या कर जाती है, उससे कभी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। हम्म, तो अब ये हमारा फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एफ ए अल्फा माइनस ई प्लस जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमने भी आपको बताया है हमारी दोनों फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक हमारी आउटवर्ड फोर्स है, दोनों ही फोर्स हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, 4 पाई एंगस्ट्रॉम आर स्क्वायर, ये जो है ये हमारा एक एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है, ये हमारे एसआई यूनिट है एफ ए की, जिसमें हम क्या देखेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको हम कोलाम भी कह सकते हैं, फिर मीटर कह सकते हैं, ये इसकी आगे यूनिट लिखी है जो लिखी है सी स्क्वायर एन एम, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमने एक इक्वेशन फॉर्म करी विच इज एफ ए इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एंगस्ट्रॉम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, हम्म, अब हमने क्या किया, अब हमारी दो फोर्सेस थी, पहली हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और दूसरी हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गई, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। अब हम इन दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो रिएक्शन थी उनको सब्सटीट्यूट करवा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब इनको हम रीअरेंज करेंगे और हम नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जब फॉर्म की तो दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको क्या MR, ठीक है। तो इट मींस हमारा जो V, ये हमने दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी इन दोनों की ही रिएक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हमारा जो प्रोडक्ट निकला वो हो गया V इक्वल्स टू NH2/MR। अब हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो इजी आप कर ही लेंगे, और उसके बाद हमने इसको M से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसकी M से साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, MV स्क्वायर इज इक्वल्स टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MR स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हमें जो भी मिला था प्रोडक्ट, उसके बाद हमने क्या किया, अपनी दोनों क्वेश्चन जो हमारी पहले फॉर्म हुई थी उनको सब्स्टिट्यूट करा, लाइक जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई नॉट आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर MR स्क्वायर। इन दोनों को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो हमें जो लास्ट प्रोडक्ट था, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जिससे हमने अपनी रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करी, वो हमारा आया r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब देख रहे हैं, जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दिया है हमें हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालनी। फॉर एग्जांपल, तो हमने N1 ले लिया एंड Z1 ले लिया। ओके, सो जब हमने ये दोनों वन लिया है तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 8.854 इंटू 10 की पावर 12, ये तो एब्सोल्यूट हमारी है जो कि सेम रहती है, वो हमने उतारा। 3.142 ये हमारा एवोगाड्रो नंबर, अगर आपने पढ़ा होगा 1.6023, तो ये उसी का कांस्टेंट वैल्यू है, हमने इसको रखा। दोनों क्या किया, सॉल्व आउट किया। दोनों को सॉल्व करने पे हमें क्या आंसर मिला, 53 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। अब हम 53 को हम राउंड ऑफ करके हमारा जो प्रॉपर यूनिट निकली है वो हो गई है हमारी R इज इक्वल टू 53 N स्क्वायर पिकोमीटर। सो इट्स अ रेडियस जो कि हमने कैलकुलेट की, किसकी है, हाइड्रोजन एटम की। तो ऐसे ही हर सारे एटम्स की हमको रेडिएशन कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे ऑर्बिट तो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, रेडियस कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने हाइड्रोजन एटम की आपको रेडियस निकाल के दिखाई। अब ये डायग्राम है, थोड़ा आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी 3 शेल्स हैं, विच इज N1 N2 N3, और उन तीनों शेल्स में हमारा क्या है, एक एक रेडियस है। लाइक N1 में हमारी R1 रेडियस हो गई, N2 में हमारी R2 रेडियस हो गई, और N3 में हमारी R3 रेडियस हो गई। तो हमने जब इन तीनों की रेडियस और इन तीनों के नंबर ऑफ शेल्स देखी, तो उससे जो हमारा फॉर्मूला फॉर्म हुआ, विच इज Rn इज इक्वल्स टू N स्क्वायर A0। इट मीन्स कि हमारा जितनी भी शेल्स हैं उनको एक साइड रख देंगे और जितनी रेडियस है वो एक साइड दे, उन सबका रेशियो निकाल देंगे। तो आप देख रहे होंगे लास्ट में आपको 3 ऑर्बिट्स का रेशियो दिख रहा होगा, R1 R2 R3, विच इज 149। क्लियर? जो कि हमको देखने को मिल रहा है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो इजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर टाइम्स। तो ये हमारा तीनों का रेशियो कर रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन। लाइक देखिए, कैलकुलेट द रेडियस, मैंने भी बताया था 2 मार्क्स का आता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तीनों ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है बस उसको अच्छे से तैयार करना है। इसका डेरिवेशन बहुत रेयर पूछा जाता है, सिर्फ कैसे सॉल्व करना है ये पूछा जाता है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है वो 2 तरह की है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी। सभी पढ़ के आए 11th-12th में। सो इन्होंने उसी को बताया कि सम ऑफ द एनर्जी हम करेंगे तो हमें क्या एनर्जी ऑर्बिट्स की मिलेगी। तो इन्होंने क्या कहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली हमारा क्या करती है, वो इन्फिनाइट से, इलेक्ट्रॉन के इन्फिनिटी इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होती है, और इसमें हमारी फोर्स लगती है जिसको हम कोलम्बिक फोर्स कहते हैं, विच इज डिनोटेड विद Fa। आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके, अब इसमें इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया है। तो न्यूक्लियस का क्या है, -Ze² पाई 4 पाई एंगस्ट्रॉम R²। ये एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस। ओके, सो अब आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम है वो हमको देखने को मिल रहा है, इसमें पूरी जो भी इक्वेशन है, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब इसका ये एक फॉर्म ऑफ डेरिवेशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आप लोग ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, और कुछ कुछ बच्चे जो फिजिक्स में होंगे 11th-12th में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी वो भी ये कैलकुलेट कर लेगा। इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² डॉट dr। मतलब हम dr करेंगे, dr स्क्वायर करेंगे विद इंटीग्रेशन।
और इंटीग्रेशन में हमारी जो r की वैल्यू हो जाएगी वो 1/r हो जाएगी, जो कहाँ तक की जाएगी हमारी r टू इन्फिनाइट जाएगी, जो कि हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन के इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाती है। अब हमने क्या हमारा जो आया वो है पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया -Zd² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या निकला mv²/2। इट मीन्स इसका जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है दैट हाउ द वर्क मस्ट बी डन ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस। सो अब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस बनी थी उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक En इज इक्वल टू mv²/2 -Zd²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन बनेगी जो होगी हमारी mv²/2 इज इक्वल टू Zd²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब दोनों हमारी जो 1.11 और 1.1 रही है उन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, which is the product is -Z² E4m/8 epsilon naught square h² n²। अब देखिए ये प्रोडक्ट, देखिए जो बच्चों की थोड़ी सी मैथ्स कमजोर हो तो शायद उन्हें दिक्कत हो, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हमारे ई ऊपर 2 है नीचे 4 है तो बस कट डाउन करना होगा और बैलेंस करना होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्लस माइनस ऐसा कुछ दिमाग लगाना है, ठीक है। नेगेटिव साइन होता है वो हमारा ये शो करता है कि कितना हमारा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें ये पता चलता है कि कितना वर्क डन लगा है, हमारे कोई भी डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो या कोई भी टाइप ऑफ डिस्टेंस है तो वहां पर नेगेटिव साइन जो होता है, लाइक जेडी के आगे आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नेगेटिव साइन हमारा इसलिए लगता है कि उसमें हम अपना जो भी हमने वर्क डन करा है, लाइक डिस्टेंस से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कोई भी है, न्यूक्लियस से रिलेटेड, वो उसमें शो होती है। अब हमारी क्या होगी, हम दोनों रिएक्शन को अपनी सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी वो ऑर्बिट्स में मिलेगी। तो इसमें हमारा क्या है 1.062 10 की पावर 19। ये हमने अभी बताया आपको, एवोगाड्रो नंबर पता ही होगा 1.6023 इंटू 10 की पावर -90। तो ये सब हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने पुट नहीं सॉल्व किया तो उससे हमको क्या मिल गया, En इज इक्वल्स टू जो भी हमारा रिकर्जन फॉर्म होगी वो हमको मिल जाएगी, लाइक En और जो ये हमारी कुछ यूनिट्स है। अब आपको यूनिट का कन्वर्जन नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है C4 kg C² n-1 m-2 का होल स्क्वायर JS का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हमने क्या किया, जो कैंसिल था 4 से 2 कैंसिल कर दिया, तो मतलब इसमें यूनिट्स को क्या करना है, जितना ज्यादा इजी बना पाए, मतलब जितनी ज्यादा जो चीजें कैंसिल हो जाए उन्हें हम कैंसिल कर दें और उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखिए हमें लास्ट में बहुत सी चीजें कट गई हैं तो हमको हमारे पास क्या आ गया, J³ / ये टेबल है, वैसे तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट हाँ ये आपकी जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है, लाइक एवोगाड्रो नंबर की, इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंस एनर्जी वैल्यूज की बात करिए तो इन्होंने क्या कहा, हमारे कुछ कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल हैं जिसपे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि क्या देखने को मिला है, कहीं कहीं पे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो स्लाइटली लो है, कहीं पर हाई है, तो वो हमें कैसे देखने को मिलेगी, वो हमें ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसमें, ये नेक्स्ट टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ n इज इक्वल्स टू इनफिनिट। यही मैंने जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बताया इसमें यही होगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से इनफिनिट तक जाएगी। आप n भी लिख सकते हैं, इसकी जगह e भी लिख सकते हैं, और बस उस एनर्जी वैल्यू को पूरा उसी तरीके से कैलकुलेट करना है इन अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोर्स थ्योरी। अब ये भी हमारा टॉपिक एक तरह से बोर्स थ्योरी से ही क्रिएट कर रहा है, तो इसमें बस हमें इतना ही समझना होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप लोग ने पढ़ा होगा, विबग्योर पढ़ा होगा इन द क्लास 7th 8th से ही बच्चों को पता चल जाता है व्हाट इज विबग्योर। विबग्योर में हमारा क्या शो होता है, स्पेक्ट्रम कैसे डिस्पर्जन होता है लाइट्स का इन अ फॉर्म ऑफ वायलेट ना, इंडिगो, ब्राउन, उस फॉर्म में जितना भी हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है वो हमारा इस पे डिपेंड होता है, हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे डिपेंड होता है, जो कि इन्होंने बताया है कि जैसे कि व्हेन गैसेस और अ वेपर, कोई भी केमिकल सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, कोई बंजर फ्लेम में, तो वो कुछ लाइट एमिट करेगी और वो जो लाइट हमारी प्रिज्म के थ्रू जो डिफ्लेक्शन शो करेगी, दैट इज कॉल्ड अ लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आल्सो। ओके, तो दिस इज टॉपिक हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोर्स थ्योरी। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम जो भी क्लास का रहेगा वो आपको पता चल जाएगा लिंक पे।
बाकी आपको जो भी डाउट हो वो आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा, जहाँ ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हैं। बट ये चीज़ें बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि आपको बहुत थ्योरी लगानी है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है? कल हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को हाइड्रोजन एटम सिस्टम एंड बोर्ड को, ओके? सो थैंक यू।